हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। आज मैं फ्री हुआ हूं तो मैं फिर से ये वीडियो बनाता हूं और आप आज के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक वीडियो एटलीस्ट इकोनॉमी का और फिर जीएस के सारे सेक्शन के धीरे धीरे करके डालते रहेंगे। इवन मैथ्स और रीजनिंग के भी मैं बीच में डालता रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक बच्चों को मैथ्स रीजनिंग पढ़ाई है जो बैंक पीओ एसएससी की तैयारी करते हैं। तो ठीक है, आज का टॉपिक जो शुरू करते हैं। मैंने आपको देखिए बैंकिंग से रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे वो इंटरव्यू के लेवल पे पूछे जा सकते हो, मैंने आपको बता दिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है, तो मेन टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें जो हम स्पेसिफिक वे में डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज़ पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी निवारण कैसे होगा, राइट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉवर्टी। मे बी विजिबिलिटी का इशू हो थोड़ा, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर समझने पे ज़्यादा फोकस करिएगा। टाइम मुझे ज़्यादा हो गया है और सनसेट हो चुका है, तो लाइट का थोड़ा इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहाँ लिखूँगा, अदरवाइज़ आप समझिएगा। तो देखिए, जो पॉवर्टी होती है इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक जो पॉवर्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। किसी की तुलना में हम गरीब हैं, सापेक्ष गरीबी। और यहाँ हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, एक्चुअली में जो जीवन जीने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, जब उनकी भी ज़रूरतें ना पूरी हो पाए, एक लेमैन के लैंग्वेज में कहें तो रोटी कपड़ा मकान, जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतें भी ना पूरी हो पाएँ, तो वहाँ आप किसी से तुलनात्मक रूप से गरीब नहीं हैं, बल्कि आप वास्तविक रूप में गरीब हैं। तो ये बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, सापेक्ष गरीबी होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो सापेक्ष गरीबी होती है इसका मतलब होता है कि समाज में जो एफ्लुएंट क्लास है उनका 20% का हम लाइफ स्टाइल और पर कैपिटा इनकम वगैरह, उनका जीवन जीने का जो ढंग है वो निकाल लें, और समाज का जो 20% सबसे पिछड़ा वर्ग है अगर हम उनका निकाल लें और फिर हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ से हमको जो पता चलेगा उसे बोलेंगे क्या, रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी। हम तुलनात्मक रूप से कितना दूसरे से गरीब हैं। तो अभी यहाँ पे सवाल उठा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अर्थ क्या है। तो देखो, गरीबी का जो अर्थ होता है वो वास्तविक रूप में होता है वंचना, अभाव। तो जो गरीबी है या जो पॉवर्टी है, इट इज़ नथिंग अबाउट डिप्राइवेशन। ये क्या है, ये एक वंचना है, ये एक अभाव है, लैक है। किस चीज़ का लैक? जब हम अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरतें भी ना पूरी कर पाए, उसे, जब हमारे पास जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ों का भी अभाव हो, उसे हम कहते हैं गरीबी। तो जब हम कहते हैं वो फंडामेंटल्स जो होने चाहिए एक लाइफ जीने के लिए, वो क्या है, तो अगर बहुत ही हम आसान शब्दों में कहें तो वो चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे रोटी शब्द को बहुत लिटरल सेंस में नहीं लेना है। यहाँ पे रोटी का अर्थ मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि चपाती, यहाँ रोटी का जो अर्थ है वो भोजन से, फूड से, यानी आपके पास खाने को एटलीस्ट होना चाहिए। कपड़ा, आपको तन ढकने के लिए क्लॉथ्स होने चाहिए, और बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए आपके पास मकान होना चाहिए, हाउस। तो अगर किसी के पास ये तीन बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं कि वो इंसान गरीबी में है। ठीक, अब हम आते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि सापेक्ष गरीबी क्या है। तो ये मैंने बता दिया कि जब हम समाज के सबसे निचले वर्ग की तुलना समाज के उच्च वर्ग से करते हैं और फिर वहाँ से अंतर निकालते हैं, या एक व्यक्ति की गरीबी का दूसरे व्यक्ति की गरीबी से तुलना करते हैं, तो वहाँ पे जो गरीबी निकलती है उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। इसको समझाने के लिए जो वक्र हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो देखो लॉरेंज कर्व कैसे बनता है। ठीक है, ये है। तो जो एक्स एक्सिस है इस पे आप रख दीजिए आय प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत, आय प्राप्तकर्ताओं
का प्रतिशत, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम रिसीवर, और यहाँ कुल आय रख दीजिए, टोटल इनकम रख दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू 0 से 100, ठीक है। और ये जो हमने ग्राफ बनाया इसे बोलते हैं लॉरेंज कर्व, और ये जो मैंने 45 डिग्री पे जो लाइन जा रही इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष समता रेखा। और ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसे ही बोलते हैं लॉरेंज वक्र। तो इसमें इस ग्राफ में देखो क्या बताने का कोशिश किया गया है कि ये एक लाइन है, इस लाइन के जो भी राइट साइड है वो सब गरीब है, और इसके जो सब लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे, वो गरीबी से बाहर होंगे, गरीब नहीं होंगे, राइट। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये मान लीजिए पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, और ये पर्सन डी है, और ये पर्सन जो है, ठीक है ना, ठीक है, डी तक हम ले लेते हैं। तो अगर आप निरपेक्ष समता रेखा से इस लाइन को मिलाएं तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप ए से डी की ओर जाते जा रहे हैं वो ये पॉइंट इस निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इस लाइन से जितना ज़्यादा दूर होगा वह एक्चुअली में उतना ही ज़्यादा गरीब है, यानी बी सी की तुलना में तो कम गरीब है लेकिन ए की तुलना में ज़्यादा गरीब है। क्यों? ए इस लाइन के थोड़ा सा करीब है, जैसे इसके थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगी ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल जाएगा, पॉवर्टी लाइन पे नहीं रह जाएगा। बी से ज़्यादा दूर कौन है इस लाइन से? सी, तो सी बी की तुलना में ज़्यादा गरीब है। इन द सेम वे डी सी से ज़्यादा इस लाइन से दूर है तो ये डी सी की तुलना में ज़्यादा गरीब है। तो यहाँ पे हम जो गरीबी माप रहे हैं यहाँ पे हमको ये नहीं पता चल रहा है एक्चुअली में कौन कितना गरीब है, इतना पता चल रहा है कि डी सी से ज़्यादा गरीब है और सी बी से ज़्यादा गरीब है और बी ए से ज़्यादा गरीब है। ये बताता है लॉरेंज कर्व। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉरेंज कर्व किस तरह की पॉवर्टी को मेजर करता है, तो आंसर इज इट मेजर्स रिलेटिव पॉवर्टी। ये एक सापेक्ष गरीबी को मापता है। इसी लॉरेंज कर्व को यूज करके गिनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लोग बोलते हैं गिनी कॉफिशिएंट। तो गिनी कॉफिशिएंट क्या है? गिनी कॉफिशिएंट में बताया गया कि ये जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच की एरिया है, अगर इस एरिया को मान लें हम कैपिटल ए, ठीक है ना, और चूंकि 2A हो जाएंगे तो मैं इसको PQRS कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दिया, मान लीजिए इसको नाम दे दिया B और ये नाम दे दिया C और ये नाम दे दिया A। तो गिनी कॉफिशिएंट निकालने के लिए वो कह रहे हैं कि आप इस एरिया को, ये जो गरीबी, ये जो समता रेखा थी और लॉरेंज कर्व के बीच का जो एरिया है उसको ऊपर रख दीजिए, और ये जो टोटल एरिया है जो इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के राइट साइड है उसको नीचे रख दीजिए, यानी एरिया ऑफ तो गिनी कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे? गिनी कॉफिशिएंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैपिटल ए अपॉन एरिया ऑफ BCD। अगर इसका मतलब हुआ कि ये मान लीजिए 100 लोग हैं, इसमें से ये लोग इतना जो एक एरिया, मान लीजिए इतना एरिया BCD का एरिया 100 आता है और एक एरिया आता है 20, इसका मतलब है 20% लोग गरीब हैं, ठीक है ना। तो हमने ये गिनी कॉफिशिएंट निकाल दिया। अब गिनी कॉफिशिएंट से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर गिनी कॉफिशिएंट G की वैल्यू 0 है तो इसका क्या अर्थ होता है, और अगर G की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसका क्या अर्थ है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो गिनी कॉफिशिएंट 0 है ये बता रहा है कि देयर इज नो गैप बिटवीन द पर्सन्स, यानी सभी को इक्वल इनकम मिल रही है। तो G इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? एवरी पर्सन इज गेटिंग द इक्वल इनकम। जब एवरी पर्सन इज गेटिंग इक्वल इनकम, दैट मीन्स यू कांट सी द एनी सिंबल ऑफ पॉवर्टी। जब G की वैल्यू 0 है इसका अर्थ हुआ सभी व्यक्तियों को बराबर आय प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हुआ है कोई किसी की तुलना में गरीब नहीं है। तो G इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? एवरी पर्सन
is getting equal income, right? And what is the mean if g is equal to 1? If g is equal to 1, that means only one person getting the whole income. G is equal to 1 means one person getting the whole income. One person गेटिंग द होल इनकम। इसका मतलब कि अगर एक ही व्यक्ति को पूरी आय मिल जाएगी तो फिर बाकी लोग क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो ना तो आइडियली जी इक्वल टू जीरो हो सकता है, व्यवहार में नहीं हो सकता। क्यों? प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो सकता कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी देश में कहीं भी सारे लोगों की इनकम इक्वल हो, क्योंकि हर व्यक्ति की मेहनत करने की क्षमता या उसको अपने जब वो काम संभालता है तो कुछ को गरीबी मिलती है, उसके हाथ में आती है, किसी के हाथ में पहले से ही बिजनेस होता है, उनके फैमिली के द्वारा खड़ा किया गया होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी इनकम इक्वल हो। तो जी इक्वल टू जीरो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, राइट? थ्योरेटिकली येस। इन द सेम वे जी इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति पूरी इनकम ले जाए, राइट? बट हमको पता होना चाहिए। तो अच्छा क्या होगा, हमें जो समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हम जी की वैल्यू 1 से 0 की ओर जाते जाएंगे, ये किसी भी कंट्री सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। इन द सेम वे जब हम जी की वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स कि देयर इज द राइज ऑफ डिस्पैरिटी। अगर जी का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है समाज में विषमता आ रही है। कुछ ही लोग हैं जो सारा पैसा कमा ले रहे हैं, और जब जाहिर सी बात है जब कुछ ही लोग सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में कर लेंगे तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे? उन रिसोर्सेज से डिप्राइव हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें जो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कि अमर्त्य सेन ने, जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, तो इन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जोड़ा। उन्होंने कहा कि दिस हेड काउंट मैथड, हाउ मेनी पर्सन्स आर पुअर, इज नॉट गुड। इससे आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जरूरी ये नहीं है कि हम ये पता करें कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि हम ये पता करें कि कोई व्यक्ति किस लेवल पे गरीब है। सब सरकार से उसको उसी लेवल पे सहयोग की ज़रूरत है। जैसे ये मान लेते हैं कि पी है, जो ये पी है एक्चुअली में ये है तो पुअर, चूँकि इक्वालिटी लाइन के राइट साइड है, बट ये बहुत थोड़े से मार्जिन से पुअर है। इसको अगर थोड़ा सा ही सरकार की तरफ से कोई सहयोग, सब्सिडी के रूप में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में या किसी भी तरह से, मान लीजिए इसका लड़का कल को पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पा गया, तो ये क्या होगा? ये परिवार उभर जाएगा, राइट? लेकिन जो क्यू है उसके जल्दी से उभरने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, और एस तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, राइट? तो क्या जितने सहयोग से, सरकार के जितने सहयोग से पी को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, क्या उतने ही सहयोग से एस को बाहर निकाला जा सकता है? एब्सोल्युटली आंसर इज नो। तो हमें पी के लिए सरकार से कम सहयोग चाहिए और एस के लिए ज़्यादा सहयोग चाहिए। ये कैसे डिसाइड होगा? तो उन्होंने कहा ये जो लॉरेंज कर्व है इसी में मॉडिफिकेशन हो जाए। मॉडिफिकेशन कैसे? तो उन्होंने कहा ये जो पी क्यू आर एस हैं इनको वेट दे दीजिए, जिसका जितना ज़्यादा वेट उसको सरकार से उतनी ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। जैसे P इस लाइन से कम दूर था, इसका मतलब कम गरीब है, उसका वेट हो गया 1, वेटेज 1 हो गया। भारांक जो Q है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, चलिए इसका वेटेज हमने 2 रख दिया, इसका वेटेज 3 रख दिया, इसका वेटेज 4 रख दिया। तो अब बताएं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज है 4 वाले का। 4 किसका हमने मान रखा है? एस का। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा सहयोग किसे चाहिए? एस को चाहिए। उससे कम किसे चाहिए? आर को चाहिए। उससे कम किससे चाहिए? क्यू को चाहिए। और उससे कम सहयोग किसको चाहिए? पी को चाहिए। तो ये है अमर्त्य सेन का इसमें मॉडिफिकेशन। इसके अलावा जिस बात को लेके उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला वो एक्चुअली फार्मूला है। फार्मूला वो क्या है? वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, जो कहता है कि W इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस जी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और ये फार्मूला लिखते हैं, इसके जो सिंबल हैं उनका मीनिंग समझाते हुए, तो ये आपके आंसर को बहुत क्वालिटेटिव कर देता है। और प्रीलिम्स में पूछा जाता है ऐसे कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए मिला था? तो सिंपल सा आंसर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ W का मतलब है वेलफेयर, W स्टैंड फॉर वेलफेयर, एंड म्यू स्टैंड फॉर PCI, दैट इज
पर कैपिटा इनकम, हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। और जी का अर्थ है यहाँ पर गैप या डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता। अगर आप सिंपल सा मैथमेटिक्स देखें तो अभी हमको क्या, हमें वेलफेयर बढ़ाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है तो वेलफेयर गवर्नमेंट के नाम पे काम कर रही है ना। तो अगर आपको डब्ल्यू का मान बढ़ाना है तो डब्ल्यू का मान कैसे बढ़ सकता है? या तो म्यू को बढ़ा दिया जाए या तो जी को कम कर दिया जाए, और सबसे अच्छा होगा दोनों को एक साथ किया जाए, मतलब म्यू को बढ़ाया जाए और जी को कम किया जाए। इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए और गैप को कम किया जाए तो वेलफेयर बढ़ाया जा सकता है। और इसको अचीव कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि इस तरह से जो व्यक्ति जितना गरीब है उसको, जितना ज़्यादा गरीब है उसी आधार पे उसको वेटेज दीजिए, और जिसका वेटेज जितना ज़्यादा हो उसको गवर्नमेंट से उतनी ज़्यादा सब्सिडी की ज़रूरत होती है। हमने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ ली, उसका डेफिनेशन जान लिया, लॉरेंज कर्व क्या बताता है ये हमने जान लिया, गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है ये हमने जान लिया, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के जो विचार हैं पॉवर्टी को लेके जो उन्होंने दिए हैं वो भी हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। चूँकि विजिबिलिटी कम हो रही है तो मेरे समझ में जो मैं लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा टाइम से मैं वीडियो बनाऊं ताकि विजिबिलिटी का इशू ना आए। बहरहाल हमारा जो छोटा सा टॉपिक का आधा हिस्सा हमने ख़त्म कर लिया, राइट। आधा नहीं, मैं कहता हूँ 25%। इतना हमने जान लिया कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, उससे रिलेटेड जो अभी तक चीज़ें डेवलपमेंट हुए हैं वो हमने देख लिया, राइट। और बाकी हम कल जो डिस्कस करेंगे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के लिए जो अलग अलग कमेटी हैं, वाई की अलग कमेटी है, लकड़ावाला कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, इन्होंने क्या क्या पैरामीटर सेट किए हैं गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, वर्ल्ड बैंक के क्या पैरामीटर हैं, यूएनडीपी के क्या पैरामीटर्स हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसमें क्या अचीव करने की कोशिश की गई थी और उसके क्या लूप होल्स हैं, राइट। तो लाइट कम है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप जितना मैंने बताया इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।